हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 20 पॉलिटिकल साइंस का ये हमारा तीसरा और लास्ट लेक्चर है, जिसमें आप सभी बच्चों को पेपर में 15 मार्क्स, 5 मार्क्स, 1 मार्क्स जो भी सवाल पूछा जाएगा वो सारा का सारा कंप्लीट होगा। जैसे कि हमने आपको 2 वीडियो में प्रीवियस टोटल 5-5 यानी 10 क्वेश्चन बता दिए थे। इस वीडियो में भी टोटल 5 क्वेश्चन बताऊँगा जो आप सभी बच्चों को पेपर में आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। तो पहला सवाल है, आधुनिक राजनीति में जो नारीवाद है यानी फेमिनिज्म है, इसकी भूमिका और साथ ही साथ इसका महत्व जो है इसके बारे में मूल्यांकन करें। ठीक है, तो नारीवाद यानी फेमिनिज्म ये हमारा मॉडर्न जो राजनीतिक विचारधारा है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य ये कि महिलाओं को देखिए हमारे समाज में पुरुषों के समान अधिकार मिले, अवसर समान प्राप्त हो, साथ ही साथ उनको भी समान यहाँ पर जो सम्मान है वो प्रदान किया जाए, और समाज में जो हम लोग देखते हैं कि जो लैंगिक असमानता देखी जाती है उसको धीरे धीरे करके समाप्त करना, ये इस पर मेन फोकस करता है। आधुनिक राजनीति में नारीवाद जो है केवल सिर्फ बात किया जाए तो महिलाओं के अधिकारों तक ये सीमित नहीं रखता, बल्कि ये समाज में सामाजिक न्याय हो गया, मानव अधिकार हो गया, लोकतंत्र हो गया और समानता जैसे कई मूल्यों को ये और सुदृढ़ करने का कार्य करता है। आज विश्व के जो अधिकांश लोकतांत्रिक देश हम देखते हैं उनमें नारीवाद ने राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक नीति, सभी चीज़ों को नारीवाद ने प्रभावित करने का कार्य किया है। ठीक है, आधुनिक राजनीति में बात करें तो नारीवाद जो हमारे पास है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में बात करें तो इसमें लैंगिक जो समानता देखी जाती है उसको बढ़ावा देने का कार्य किया गया कि मेल और फीमेल दोनों के स्टेटस को बराबर रखा गया। यह विचारधारा महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, संपत्ति और साथ ही साथ समान वेतन और राजनीति में जो भागीदारी होती है उसका समान अधिकार दिलाने का ये समर्थन करता है। ठीक है, इसका ही रिजल्ट बेसिकली देखते हैं कि बहुत सारे देशों में महिलाओं को जो मतदान देने का अधिकार मिला, चुनाव लड़ने का अधिकार मिला और साथ ही साथ सरकारी जितनी भी सेवाएं हैं उनमें समान अवसर उन्हें प्राप्त हुए। हमारे भारत में बात करें तो पंचायती राज संस्था हो गया और जो स्थानीय जो लोकल निकाय होते हैं उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया, जैसे ताकि नारीवाद जो विचारधारा इन सभी चीज़ों से प्रेरित हो सके। नारीवाद ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाला देखिए जो भेदभाव देखा जाता था, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो, कार्यस्थल पर उत्पीड़न का मामला हो, लैंगिक हिंसा, जैसे कई मुद्दों को राष्ट्रीय और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको प्रमुखता से बेसिकली समाज के सामने उठाया। इसके कारण महिलाओं की जो सुरक्षा है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत सारे हमने आज देख रहे हैं कि महिलाओं के कानून बने हुए। नारीवाद ने समाज में बेसिकली यह भी चिंतना विकसित की कि महिलाओं को केवल हम लोग जो परिवार तक बांध कर नहीं, वो राष्ट्र के विकास में भी उनका ही जो योगदान या उनका जो पार्टिसिपेशन है वो समान है इनका। आधुनिक राजनीति में नारीवाद का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि लोकतंत्र को अधिक ये बेसिकली समावेशी बनाता है। जब महिलाएं बेसिकली नीति निर्माण और शासन में भाग लेती है तो शिक्षा हो, पोषण हो, बाल कल्याण हो, सामाजिक सुरक्षा जैसे कई विषयों पर और भी यहाँ पर हम लोग प्रभावित यानी इफेक्टिव तरीके से निर्णय ले सकते हैं। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक उत्तरदायी और बहुत सारा यहाँ पर जनहितकारी लोगों के लिए अच्छा रहता है। यद्यपि लेकिन जो नारीवाद है इसने महिलाओं के अधिकार रक्षा तो की है, और फिर भी आज कई समाज में जो वेतन की असमानता देखते हैं, लैंगिक भेदभाव, हिंसा, राजनीतिक प्रति इन सब की कमी जैसी बहुत सारी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई है। इसलिए नारीवाद की जो समस्या है या आवश्यकता जो है हमारे पास है वो आज भी यहाँ पर बनी हुई है। निष्कर्ष कहा जाए तो नारीवाद आधुनिक राजनीति का एक प्रभावशाली आंदोलन है जिसने महिलाओं को समान अधिकार हो गया, सम्मान और अवसर दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह केवल महिलाओं को विकास नहीं करता बल्कि एक न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और साथ ही साथ समानतापूर्ण समाज के निर्माण का भी बेसिकली आधार है, यानी इसका बेस है हमारे पास। तो ये जुड़ा हुआ ये बेसिकली जो पहला सवाल था हमारे पास नारीवाद से जुड़ा हुआ, ये आपसे ही बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा, तो आपसे बच्चे इसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल है हमारे पास है कि पर्यावरणवाद यानी इन्वायरमेंटलिज्म का अर्थ, इसका उद्देश्य और साथ ही साथ आधुनिक राजनीति में इसका जो महत्व है इसकी आपको व्याख्या करनी बोली गई है। तो पर्यावरणवाद एक आधुनिक राजनीतिक और एक सामाजिक विचारधारा है जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पर्यावरण जो हमारा है, प्राकृतिक पर्यावरण का हम लोग संरक्षण करें, प्रदूषण का रोकथाम किया जाए और साथ ही साथ हमारे जो प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स उनका संतुलित तरीके से और टिकाऊ उपयोग हम लोग सुनिश्चित कर पाए, इस पर फोकस करता है। यह विचारधारा मानती है कि मानव और प्रकृति यानी ह्यूमन और नेचर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम लोग पर्यावरण का संरक्षण नहीं करते तो मानव जीवन, हमारा जैव विविधता हो चाहे पृथ्वी का जो संतुलन है वो बहुत गहराई तरीके से यहाँ पर प्रभावित होता है। इसीलिए पर्यावरणवाद विकास और जो पर्यावरण संरक्षण है इनके बीच में एक संतुलन यानी बैलेंस जो है वो बनाने पर बल देता है। पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य जो है वायु, जल, भूमि, वन और जो भी हमारे पास वन्य जीव है बेसिकली उनका यहाँ संरक्षण करना है।
या प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध जो दोहन होता है, इसका ये क्या करता है, विरोध करता है कि भैया आप अंधाधुंध कोई चीज़ का कटाई ना करें, किसी का भी यूज का मत ना करें, और उसका विवेकपूर्ण मतलब जितना सही इस्तेमाल हो सके उसका उतना करें। इसके साथ ही यह प्रदूषण नियंत्रण करता है, जलवायु परिवर्तन को रोकता है, साथ ही साथ जैव विविधता का मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है उसका रक्षा करता है, और जो सतत विकास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको ये बढ़ाने पे बेसिकली बल देने का कार्य करता है। पर्यावरण का मानना ये है, पर्यावरणवाद का मानना ये है कि वर्तमान पीढ़ी को देखिए जो भी संसाधनों का उपयोग हमें इस प्रकार करना चाहिए ताकि हमारे भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है उन सब चीज़ों का वो लोग भी इस्तेमाल कर सके, ऐसा हमें इसका यूज करना चाहिए। ठीक है। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है कि आधुनिक राजनीति में जो पर्यावरणवाद है इसका जो महत्व है वो बहुत लगातार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आज लगभग सभी देश की सरकारें बेसिकली है पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियाँ बना रही है और कानून बना रही है। जलवायु परिवर्तन तो हम लोग देख ही रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, वन की कटाई हो गया, जल संकट और प्रदूषण जैसी कई हम लोग वैश्विक चिंता का जो ये मुद्दा बन चुका है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण अब एक केवल सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। बहुत सारे हम लोग देखिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करवाते हैं, समझौते भी होते हैं ताकि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। भारत में देखा जाए तो पर्यावरण जो संरक्षण है उसको विशेष महत्व दिया गया। संविधान का हमारे पर अनुच्छेद का जो आर्टिकल 48 का के तहत राज्य का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण, वन और वन जीवों की रक्षा करे। इसी प्रकार अनुच्छेद 51 का जो जीव पाठ है इसमें प्रत्येक नागरिक कर्तव्य निर्धारित करता है कि वो हमारे जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और सुधार करे। सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हो गया, वृक्षारोपण हो गया, स्वच्छ ऊर्जा हो गया, और जो स्वच्छ भारत अभियान जैसे बहुत सारी योजनाएं चला के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। निष्कर्ष के बारे में बात करें तो पर्यावरणवाद जो है वो केवल प्रकृति के रक्षा का आंदोलन नहीं है बल्कि मानव जीवन हो गया, आर्थिक विकास हो गया, भविष्य की पीढ़ियों के लिए हितों की रक्षा करता है। इसलिए आधुनिक राजनीति व्यवस्था में इसका जो महत्व निरंतर बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि ये सतत पोषणीय विकास या सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बिना हमारा जो मानव समाज का जो हम लोग लॉन्ग टर्म सोच डेवलपमेंट ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाता है। तो ये था हमारे पास पर्यावरणवाद से जुड़ा हुआ सवाल जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपसे ये बच्चों पूछा जाएगा, उदारवाद यानी लिबरलिज्म का अर्थ क्या है, इसका विकास और इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसका विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं आपके लिए हम लोग। तो उदारवाद आधुनिक हमारा जो राजनीतिक विचारधारा है उसमें सबसे प्रभावशाली जो विचारधारा है वो है लिबरलिज्म यानी उदारवाद। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, समानता हो, मानव अधिकार हो और जो लोकतांत्रिक शासन इसकी स्थापना करने पे ये फोकस करता है। ठीक है। उदारवाद का विश्वास ये है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जन्म से क्या है, स्वतंत्र है, और उसे अपने विचार को व्यक्त करने के लिए अपने हिसाब से धर्म का पालन करे, अपनी संपत्ति को रखे और अपनी इच्छा अनुसार जो अपना जीवन है उसको व्यतीत करना चाहिए। ठीक है। राज्य का कर्तव्य है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका रक्षा किया जाए, और मान लीजिए जो भी उसके अधिकार दिए गए उनको वो अधिकारों के सुरक्षित मतलब उनके अधिकारों को क्या करना है, सुरक्षित रखना है बेसिकली, और उस पर अनावश्यक मतलब कोई जरूरी नहीं कि भैया आप बिना फालतू उस पर नियंत्रण स्थापित करें, इस पर फोकस करता है। ठीक है। ये जो उदारवाद है लिबरलिज्म जो है इसका विकास 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। यह बेसिकली जो निरंकुश राजतंत्र होता है, सामंतवाद होता है और जो धार्मिक जो कट्टरता देखी जाती है इसके विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में ये उभरा था। जॉन लोके को उदारवाद का जो जनक माना जाता है, तो पेपर में आपसे एमसीक्यू पूछा सकता है कि उदारवाद के जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन लॉके याद रखिएगा। ठीक है। जॉन लॉक उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को मनुष्य के अधिक प्राकृतिक कहते बताया। फिर बाद में एडम स्मिथ आते, उन्होंने आर्थिक उदारवाद का समर्थन करते हुए जो मुक्त व्यापार और जो मुक्त बाजार की अवधारणा है वो उन्होंने प्रस्तुत करने कार्य किया। फिर जेएस मिल आते हैं, उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों का व्यापक तरीके से समर्थन किया। इन्हीं विचारों ने बेसिकली आधुनिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था देखते हैं इसके विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदारवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी आपका। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के जो निर्णय लेने का अधिकार है वो होना चाहिए हमारे पास है कि आप अपने हिसाब से अपना फैसला कर सकते हैं जब तक कि उसमें दूसरों को हानि ना पहुंचे, मतलब इससे दूसरों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है, इसमें समानता एंड इक्वलिटी है, जिसके अनुसार सभी नागरिक है जो है वो कानून की दृष्टि में क्या समान है और उन्हें समान अवसर मिलने चाहिए। उदारवाद कानून के जो शासन यानी रूल ऑफ लॉ इनमें स्वतंत्र न्यायपालिका हो, उनके मौलिक अधिकार हो और जो भी उनके संवैधानिक शासन, इन सभी चीज़ों को सपोर्ट करता है। आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो उदारवाद जो है उनमें मुक्त बाजार हो गया, निजी संपत्ति हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गया और जो सीमित हम लोग सरकारी हस्तक्षेप है उसका ये पक्षधर होता है।
राजनीतिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यह लोकतंत्र, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बहुदलीय व्यवस्था, साथ ही साथ नागरिकों की जो राजनीतिक भागीदारी है, इसको यह आवश्यक माना जाता है। आधुनिक जो उदारवाद सामाजिक कल्याण पर फोकस करता है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कमजोर वर्ग की सुरक्षा के लिए सरकार को देखिए जो भी सीमित अधिकार है उनकी आवश्यक भूमिका को भी स्वीकार करने का कार्य करता है। निष्कर्ष में कहा जाए तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकार, समान अवसर हो गया, लोकतंत्र को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों की जो अधिकांश हम लोग संवैधानिक व्यवस्थाएं देखती है, ये सभी के सभी उदारवादी सिद्धांतों पर फोकस होता है। इसलिए उदारवाद आज भी विश्व के सबसे प्रभावशाली और जो प्रासंगिक राजनीतिक विचारधारा उनमें से एक माना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास उदारवाद से जुड़ा हुआ सवाल। अब अगला सवाल है उदारवाद और जो नव उदारवाद है, ठीक है, लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है ये स्पष्ट करना है आपको। तो चलिए आइए बताते हैं लिबरलिज्म और जो न्यू लिबरलिज्म है इसके बीच में क्या अंतर है। तो उदारवाद और नव उदारवाद ये सभी के सभी आधुनिक राजनीतिक एवं जो हमारा आर्थिक विचारधारा है वो होता है। दोनों ही व्यक्ति की जो स्वतंत्रता हो गया, लोकतंत्र हो गया और ये मानव अधिकार, दोनों का दोनों मतलब कोई व्यक्ति का स्वतंत्रता हो गया, लोकतंत्र को सपोर्ट करता है, मानव अधिकार को समर्थन करता है। लेकिन आर्थिक नीति में देखा जाए राज्य की भूमिका हो गया और बाजार के प्रति दोनों का जो दृष्टिकोण है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर देखा जाता है। उदारवाद का विकास 17वीं से 18वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि जो नव उदारवाद है ये 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वैश्वीकरण और जो हम लोग आर्थिक उदारीकरण देखते हैं इन सभी के दौर में बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना है। यानी ये एक 17वीं 18वीं शताब्दी के बीच का लगभग और ये 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमारे पास था। उदारवाद का मुख्य उद्देश्य यही था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की उसका रक्षा करना है। यह मानता है कि राज्य का जो कार्य है वो नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है, कानूनी व्यवस्था बनाए रखना है, साथ ही साथ सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। वहीं पर आधुनिक उदारवाद जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए ये सरकार की जो मान सक्रिय भूमिका है उसको ये आवश्यक मानता है। इसलिए ये सीमित है, लेकिन जो राज्य है वो उत्तरदायी राज्य का ये समर्थन करता है। इसके विपरीत कहा जाए तो नव उदारवाद जो है मुख्य रूप से ये आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल विचारधारा है, जो मुक्त बाजार हो गया, यानी फ्री मार्केट हो गया, निजीकरण हो गया, उदारीकरण हो गया और जो वैश्वीकरण, इन सब चीज़ों पे फोकस करता है। इसके अनुसार सरकार का जो आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप है उनमें क्या होना चाहिए, न्यूनतम मतलब कम से कम होना चाहिए। निजी क्षेत्र को बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर उसको अधिक अवसर मिलने चाहिए, तथा उद्योग हो, व्यापार हो, जो निवेश हो, इन सभी चीज़ों पर सरकारी जो नियंत्रण हो ये कम से कम होना चाहिए। नव उदारवाद का जो विश्वास है कि प्रतिस्पर्धा से मतलब कंपटीशन से उत्पादन बढ़ता है, गुणवत्ता में सुधार होता है और साथ ही साथ आर्थिक जो विकास है ये तेज हो पाता है। दोनों विचारधाराओं में देखा जाए तो राज्यों की भूमिका को लेकर अंतर है। उदारवाद सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार करता है, जबकि जो नव उदारवाद है ये आर्थिक दक्षता और जो बाजार का स्वतंत्रता इस पर ये फोकस करता है। उदारवाद नागरिक के अधिकारों की बात करता है और सामाजिक समानता पर बल देता है, जबकि नव उदारवाद जो है वो आर्थिक विकास हो गया, विदेशी निवेश हो गया और जो निजी उद्यम हो गया, इन सबको ये वैल्यू देता है। भारत में वर्ष 1991 का आपको मालूम है जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे बेसिकली, उनमें आधुनिक जो आर्थिक सुधार हुए नव उदारवाद का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। इन्हीं सुधारों के माध्यम से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मतलब लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी जिसे कहते हैं शॉर्ट में, इसकी नीतियाँ बेसिकली अपनाएगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े हमें जो बड़े पैमाने परिवर्तन देखने को मिले। निष्कर्ष में कहा जाए तो उदारवाद और जो नव उदारवाद है दोनों ही स्वतंत्रता और लोकतंत्र के समर्थक हैं, लेकिन उदारवाद जो है ये सामाजिक कल्याण और नागरिक जो अधिकार होगा उस पर फोकस करता है, और जो नव उदारवाद है ये मुक्त व्यापार हो गया, बाजार हो गया, जो निजीकरण हो गया और आर्थिक जो प्रतिस्पर्धा, इसके विकास का ये प्रमुख आधार माना जाता है। यदि अगर कहा जाए दोनों विचारधाराओं के बीच में, यही दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर जो यही देखा जाता है हमारे पास। ठीक है, अब अगला सवाल है और लास्ट सवाल है कि वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में नव उदारवाद का एक आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन बताना है। यानी ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के संदर्भ में या कंपेरिजन के बेसिस में दोनों के बीच में एक आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन बताना है। तो चलिए आइए बताते क्या है पहले वैश्वीकरण और नव उदारवाद। तो अभी हमने आपको बताया। तो नव उदारवाद एक आधुनिक आर्थिक और एक राजनीतिक विचारधारा है, जो कि मैंने जैसे बताया मुक्त बाजार हो गया, निजीकरण हो गया, उदारीकरण और वैश्वीकरण का ये सपोर्ट करता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह विचारधारा बेसिकली विशेष रूप से और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना। नव उदारवाद का मानना था कि यदि सरकार को मान लीजिए अपनी आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप अगर कम करे और निजी जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को अधिक स्वतंत्रता दिया जाए,
तो आर्थिक विकास तेज होगा। जैसे हमारे देश में अगर बात की जाए, वर्ष 1991 में देश की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। सरकार ने क्या किया, विदेशी जो भी कंपनी जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है उनको आने दिया। उसके बाद देखिए हमारा इकोनॉमी बूस्टअप हुआ, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, सिंपल सा बात है, तो ये सब देखा ही जाएगा। तो ये आर्थिक विकास यहाँ पर तेज हुआ, निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न हुए। वैश्वीकरण के दौर में इस विचारधारा ने विश्व की जो आर्थिक नीति है उसको व्यापक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इसे प्रभावित करने का कार्य किया। वैश्वीकरण के संदर्भ में कहा जाए तो नव उदारवाद का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, विदेशी निवेश हो और तकनीकी विकास, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देने का कार्य किया। विभिन्न देशों के बीच में वस्तु हो, सेवाएं हो, पूंजी हो और तकनीक, यानी सभी चीज़ों का, ये इन सभी चीज़ों का आदान प्रदान हुआ। इससे अनेक देशों में जो औद्योगिक विकास, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ हमारे पास है, उत्पादन क्षमता बढ़ी और रोजगार के जो अवसर है ये भी साथ में विकसित हुए। भारत में जैसे हमने बताया कि वर्ष 1991 के बाद आर्थिक सुधारों में मतलब उनमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया गया, जिसके रिजल्ट क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार हो गया, बैंकिंग हो गया, जो सर्विस सेक्टर हो गया, इन सभी बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। और हमारे भारत का जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उनमें बहुत ज़्यादा इसमें भागीदारी भी बढ़ा। हालांकि नव उदारवाद का देखिए बहुत सा आलोचना किया जाता है, क्योंकि आलोचना का मतलब अगर हम लोग मुक्त बेसिकली बाजार करेंगे, इस अवस्था में क्या होगा, जो आर्थिक असमानता वो बढ़ेगी। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं या उद्योगपति है और बहुराष्ट्रीय कंपनी, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है, उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा, जबकि छोटे छोटे जो उद्योग हैं उन और जो गरीब वर्ग है बेसिकली उनको इस कंपटीशन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। निजीकरण के कारण शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और अन्य जो आवश्यक सेवाएं, ये सभी महंगी हो सकती है, जिसके आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है वो प्रभावित हो सकता है। इसके अतिरिक्त कहा जाए तो वैश्वीकरण में हमारे पास है स्थानीय उद्योग हो गए, पारंपरिक व्यवसाय हो गए और साथ ही साथ सांस्कृतिक पहचान, इन सभी चीज़ों पर यह प्रतिकूल प्रभाव डालता है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी कहा जाए तो नव उदारवाद की जो आलोचना होती रहती है, अधिक अगर हम लोग औद्योगिकरण करेंगे, मतलब ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस करेंगे और जो प्राकृतिक संसाधन दोहन करेंगे, तो जलवायु परिवर्तन हो गया, बेसिकली प्रदूषण हो गया, ये सभी चीज़ों का सामना भी तो करना पड़ता है। ये थोड़ी कि भाई ये सब नहीं देखना पड़ता है। इसलिए कई विद्वानों को मानना ये कि आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण पर भी समान ध्यान अगर देना चाहिए हमारे पास। निष्कर्ष में कहा जाए तो नव उदारवाद ने वैश्वीकरण की बेसिकली वैश्वीकरण को गति देकर जो हमारा विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण व्यापार हो, निवेश हो, तकनीकी प्रगति हो और रोजगार के जो नए नए अवसर है वो बढ़े। लेकिन इसके साथ ही साथ आर्थिक समानता बढ़ी है और जो सामाजिक विषमता देखी जाती है और पर्यावरण से जुड़ी हुई चुनौती है, ये सभी सामने भी आई है। इसलिए आधुनिक समय में ऐसी आर्थिक नीति की जरूरत है जो आर्थिक विकास तो करे, सामाजिक न्याय भी बढ़ाए और पर्यावरण संरक्षण के बीच में जो संतुलन है वो भी स्थापित कर सके। इस प्रकार के हमें नीति चाहिए। ठीक है, तो ये था आपसे बच्चों का मेजर पेपर 20 पॉलिटिकल साइंस का पूरा कंप्लीट होता है 15 क्वेश्चन। अब आपसे बच्चे पेपर आराम से देने जा सकते हैं। अब आपका 5 मार्क्स का सवाल है, 15 मार्क्स का सवाल है, 1 मार्क्स का सारा सवाल आपसे बच्चों से बन जाएगा। तो इस वीडियो को लगता है आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा और इसके अलावा कौन से वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।